गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कृष्णा करंट अफेयर के इस सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर 20 मई का है। जैसे कि प्रतिदिन कंटिन्यू रोज के भांति हम आपको ये करंट अफेयर लेके आपके सामने हाजिर हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके कॉपी पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित एशिया कप 2021 का संबंध किस खेल से है? कोविड-19 के कारण एशिया कप को स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। अगला डेट नहीं घोषित किया गया कि कब ये होगा, है ना। एशिया कप का संबंध किस खेल से? तो आपको पता होगा एशिया कप का खेल क्रिकेट से है। एशिया कप का खेल संबंध किससे है? क्रिकेट से। और आपको पता है कि एशिया कप में जो एशिया महादेश के जो भी देश होगा जो क्रिकेट खेलता है, जैसे क्या क्या आएगा, भारत आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, श्रीलंका आएगा, ठीक है ना। एशिया महादेश के वो सभी देश जो कि क्रिकेट खेलते हैं, उन्हीं लोग को मिलकर एशिया कप का आयोजन होता है हर साल, जो कि इस बार 20 वाला भी नहीं हुआ, 21 वाला भी नहीं होगा। अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया। पता नहीं कब होगा, डेट नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। आगे श्रीलंका में जून में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को कोविड-19 महामारी के कारण क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। टूर्नामेंट जो मूल रूप से सितंबर 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, कोविड-19 के कारण जून 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन 21 वाला भी क्या हो गया? खत्म हो गया। बात समझ गए? चलिए, छोटी सी एक जानकारी थी आपके लिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारत का 7वां राज्य कौन है जहां पर वहां की सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? मंजूर दी है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अभी फिलहाल ममता बनर्जी ने ये काम किया है। अभी तक से हमारे भारत के 6 राज्य में ही केवल विधान परिषद था, ठीक है ना। अब ये 7वां राज्य ऐसा हो जाएगा जहां पर विधान परिषद बनने जा रहा है। समझ गए बात को? वहां के विधान परिषद गठन को मंजूरी कौन दे दी है? ममता बनर्जी। देखिए क्या कहानी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केवल कहां है? देख लो 6 में। आंध्र प्रदेश, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस से पूछता है, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? चाहे है, ठीक है ना। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और उत्तर प्रदेश 6। ये 6 राज्य में क्या है? विधान परिषद है। बाकी 7वां कौन बन गया? पश्चिम बंगाल बन गया। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहले पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय विधायिका थी, लेकिन 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। ये कॉमन जानकारी है आपके लिए। राज्य विधान परिषद के बारे में आइए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारों। राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। जैसे कि हम लोग सेंट्रल में लोकसभा और राज्यसभा जानते हैं। राज्यसभा का उच्च रूप है, लोकसभा का उच्च रूप है उच्च सदन बोलते हैं, राज्यसभा को निम्न सदन बोलते हैं। लोकसभा को उसी प्रकार से सेम टू सेम स्टेट में होता है ना। विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं और विधानसभा को निम्न परिषद बोलते हैं। समझ गए? सेम टू सेम वही कंडीशन है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया गया है ना। मतलब कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 169 में राज्य के विधान परिषद का स्थापना का वर्णन किया गया है। चलिए, राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। मतलब अगर राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या रखनी है तो 1/3, मतलब मान लीजिए बिहार में लोग विधानसभा में 30 संख्या है, समझ करिए, है नहीं, लेकिन एक बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि बिहार में लोग विधानसभा के 30 सीट हैं, तो विधान परिषद में 30 का 1/3 मतलब 10 सदस्य ही होंगे विधान परिषद में। समझ गए बात को? 1/3 का अर्थ ये होता है। आगे, भारतीय संसद किसी राज्य की राज्य विधान परिषद का गठन या समापन कर सकती है। भारतीय संसद के पास यह अधिकार है, किसी भी राज्य के विधान परिषद का गठन भी कर सकती है, और अगर आप बना चुके हैं तो उसको भंग भी कर सकती है, हटा भी सकती है। यदि उस राज्य की विधायिका विशेष बहुमत के साथ उसके लिए एक प्रस्ताव पारित करती है, तो अगर वहां की विधायिका पास करती है तो उस राज्य की। पश्चिम बंगाल के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीश धनखड़। ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। समझ गए? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन देश बन चुका है? भारत, है ना। बीमा के मामले में एशिया महादेश का एशिया प्रशांत एरिया में सबसे बड़ा देश कौन बन चुका है? भारत, है ना। सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन है? भारत बना हुआ है। देखिए इसके बारे में और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बन चुका है। चीन और भारत सामूहिक रूप से APAC क्षेत्र में लगभग आधी निजी बीमा प्रौद्योगिकी कंपनी का घर है, ठीक है ना। यानी कि समझ रहे,
एशिया महादेश में सबसे अधिक बीमा कंपनियों का जो बाजार है, पैसा जो टर्नओवर करती है ना, जैसे LIC हुआ, बजाज कंपनी हुई, फिर इसके बाद PACL था, मतलब ऐसे ऐसे कंपनियों का जो सबसे अधिक व्यापार है तो सबसे अधिक चीन और भारत में है। तो पहला नंबर चीन, दूसरा नंबर किसका स्थान है? भारत का है, ठीक है ना। लगभग 78% निवेश आकर्षित करते हैं दोनों देश मिलकर के ना, समझो पूरा एशिया महादेश में जितने देश हैं उसका 78% यही लोग निवेश करते हैं, मतलब बीमा में, समझ गए। आगे देखिए, बीमा प्रौद्योगिकी निवेशक भारत की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से क्या है? एक है। जो भी बीमा के क्षेत्र में निवेशक होते हैं सबसे अधिक इंडिया और चीन में अपना पैसा निवेश करते हैं। और आपको पता भी है, जहां सबसे अधिक जनसंख्या होगी वहीं बाजार उत्पत्ति होगा। आप बताओ, जहां कोई भी कंपनी अपने मार्केट को कहां स्थापित करेगी, कोई भी कंपनी अपने उद्योग को कहां स्थापित करेगी? जहां पे अधिक जनसंख्या होगी। भैया जनसंख्या होगा तभी तो वस्तु की सेलिंग होगी, समझ रहे हो बात। तो कोई भी कंपनी देखते हो चीन या भारत को क्यों चूज करते हो? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसीलिए कोई अमेरिकी कंपनी हो, जापानी कंपनी हो, फ्रांसीसी कंपनी हो, रूसी कंपनी हो, तो क्यों आखिर भारत में व्यापार करना चाहते हो? क्योंकि जानते हैं कि मेरे वस्तु का, मेरे प्रोडक्शन का सेलिंग सबसे अधिक यहाँ हो सकता है। क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे क्या है? अच्छी है। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनता है? 20 मई को, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्यों, काहे, कैसे, देखिए बोर्ड पे। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व स्तर मनाया जाता है। 20 मई को मधुमक्खी पालन की प्रणेता, आप देखो 20 मई को ही क्यों बनता है? तो मधुमक्खी पालन की प्रणेता कहे जाने वाले एंटोन जानसा, मधुमक्खी पालन के प्रणेता कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म 1734 ईस्वी में स्लोवेनिया में हुआ था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य परिस्थिति तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार करना। आप समझते हैं कि जो मधुमक्खी से जो भी परागकण के माध्यम से जो मध मिलता है उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। इसी के लिए, ताकि ये चीज बना रहे, उसी के उपलक्ष्य में ये मनता है हर साल 20 मई को। दुनिया के खाद्य उत्पाद का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है, समझ गए ना। दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। इसलिए वे जैव विविधता के संरक्षण, प्राकृतिक में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय क्या है, थीम क्या है? बी एंगेज्ड, बिल्ड बैंक, बेटर फॉर बीज, समझ गए ना। बी एंगेज्ड, बिल्ड बैंक, बेटर फॉर बीज, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका थीम है। पेपर में थीम आते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे, विश्व मधुमक्खी का इतिहास क्या है, कैसे मतलब ये मनाया गया, क्यों आ गया ये? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने दिसंबर 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। मतलब सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में ये स्लोवेनिया जो देश है ना, इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हम 20 मई को उनकी याद में हम क्या मनाएंगे, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब इसके मान्यता दिया? तो 2017-20 में, 20 मई 2017 को क्या मिल गया? मान्यता मिल गया, ठीक है, आप मना सकते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 2018 में मनाया गया था। सबसे पहले खाद्य, और देखो सबसे पहले विश्व मधुमक्खी दिवस की स्टार्टिंग कब से हुई? 2018 में, क्योंकि 17 मई को पास होता है, सॉरी 2017 में 20 मई को पास होता है स्लोवानिया के कहने पर, इस देश से कहने पर संयुक्त में पास होता है। 18 मई को सबसे पहले मनाया गया 2018 में, 17 में पास हुआ, 18 मनाया गया। कौन? विश्व मधुमक्खी दिवस। खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग्यू, समझ गए। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय क्या है? रोम, इटली में, समझ गए। और देखो खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1945 में। ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आते हैं, समझ गए। चलिए रीडिंग करना है, चीजों को समझना। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का जिम्मेदारी किस राज्य की सरकार लेने को तैयार हुई? उत्तर प्रदेश, है ना। अभी फिलहाल में अरविंद केजरीवाल ने भी ये चीज घोषणा किया है कि कोविड-19 से जो भी बच्चा अनाथ है उसको 50 हजार रुपया क्या करेंगे, हम देंगे, है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्या किया कि इनका ना पूरा खर्चा उठाने का तैयार है, पढ़ाई लिखाई से लेके हर कुछ, है ना। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का जिम्मेदारी किस राज्य सरकार लेने के भी तैयार हुई है? तो उत्तर प्रदेश ने। हर राज्य कुछ न कुछ मतलब स्कीम दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरा जिम्मेवारी उठा लिया है। देखिए कोरोना महामारी कई घरों का उजाड़ दिया और बच्चों को अनाथ कर दिया, ये कॉमन बातें हैं, ठीक है ना। एक लाइन लिख दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा किया है, कोरोना महामारी के बीच अनाथ अथवा निराश्रित बच्चों के लिए सरकार नीति लाएगी। मतलब वहीं सब पालन पोषण कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन। ईरान का फरजाद बी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया, इसका खोज किस कंपनी ने किया था?
ओजेंसी भारत की महारत्न कंपनी, एक बात को समझिएगा, ये भारत की महारत्न कंपनी में एक है, महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी, समझ गए बात को, है ना। महारत्न कंपनी है, ओएनजीसी है ना, ऑयल, ठीक है ना। इसके बाद नेशनल, राष्ट्रीय ऑयल नेशनल गैस कॉर्पोरेशन, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल, NATURAL, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, महारत्न कंपनी ओएनजीसी, इसका फुल फॉर्म पेपर में आता है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था, 14 अगस्त 1956 में। आपको एक बात बता दें, कच्चे तेल के उत्पादन में भारत में जितना कच्चा तेल उत्पादन होता है उसका 74-77% योगदान ये करता है। जितना भारत में कच्चा तेल का प्रोडक्शन होता है 77% ये उत्पादन करता है। ये कौन? ओएनजीसी उत्पादन करता है नहीं। और गैस का जितना भी भारत में उत्पादन होता है उसका 81% ये उत्पादन करता है, 81%। समझ गए? कच्चे तेल के जितना भी उत्पादन 100% हुआ तो 77% ये उत्पादन करता है और गैस 81%। भारत सरकार की जो इक्विटी है इसमें, भारत सरकार की जो हिस्सा है, भारत की हिस्सेदारी है इस कंपनी में, हिस्सेदारी याद रखिएगा, है ना, 74% है। कब परसेंट? लगभग 74 पॉइंट कुछ है, 74% माना जाता है, ठीक है ना। यानी भारत सरकार की इक्विटी, उसमें भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी लगा हुई है। ओएनजीसी के बारे में कुछ ज्ञान की बात है ना। ओएनजीसी का फुल फॉर्म बता दिए, स्थापना बता दिए, कच्चे तेल कुल प्रोडक्शन में 77% उत्पादन में इसका योगदान है, गैस में 81% उत्पादन करता है। भारत की हिस्सेदारी कितनी है भारत सरकार की? 74%, ठीक है ना। अब देखो इतनी छोटी सी बात, इसका ना मुख्यालय, ध्यान देना, मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में है। ओएनजीसी का मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में, देहरादून। और इनके इस समय जो अध्यक्ष कौन है? AK महाजन है, AK महाजन, ये कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। AK महाजन इनकी इस समय अध्यक्ष है ओएनजीसी के। समझ गए बात को? ये छोटी सी काम की बात है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी था ओएनजीसी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि छोटी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए, ईरान द्वारा एक देखिए क्या है, तनी इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। ये ईरान का फरजाद बी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया। इसका खोज किस कंपनी ने किया था? मैंने बोला ओएनजीसी ने। देखिए ये ईरान के जो अभी फिलहाल में चारबागा जो बंदरगाह था, है ना, उस पर भी बात था। उसी प्रकार से देखिए इसका ना ये जो गैस का एरिया था इसका खोज किया था ओएनजीसी ने, है ना। तो जब भारत का कंपनी ओएनजीसी खोज किया तो ओएनजीसी उम्मीद लगाया था ना, वो एरिया पड़ता है ईरान में, बात को समझिए, ईरान में वो एरिया पड़ता है जहां पर ये एरिया बताया है कि यहाँ पे गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। तो ओएनजीसी कंपनी ने खोज किया था उस जगह का। तो अभी तक से भारत के पास ये आसरा था कि जब ये अपना काम सेटल कर लेगा ईरान, तो हमको यहाँ से तेल का प्रोडक्शन करने के लिए, अच्छा गैस निकालने के लिए हमको अनुमति देगा। ये कहने का मतलब हमको व्यापार में शामिल करेगा, जो भी करना होगा हम। और भारत अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर चुका था इसके साथ, ठीक है ना। तो अभी तक से ये 4 साल से फंसा के रखा था ईरान, और ये इसी आस में कि हमको ये मिलेगा। भारत को चाहता था ओएनजीसी कि हमको, मतलब कि ईरान क्या करेगा, देगा इस तेल को, इस गैस को निकालने के लिए वहां से। लेकिन यही काम नहीं किया है। तब से चीन बीच में आ गया। चीन जैसे ही आता है ईरान के साथ, है ना, तो क्या हुआ ना कि अब चीन इसको पैसा का लालच देता है, किसको? ईरान को। अब पैसा का लालच देने के बाद जितना भारत इन्वेस्ट किया था उससे कुछ अधिक पैसा देकर के चीन इस एरिया को ले रहा है। जब चीन ले लिया तो पैसा के लालच में ईरान थोड़े समय के लिए भारत से क्या हुआ है, वही खपा हो चुका है। तो वही बोल रहा है कि ईरान का फरजाद भी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया है। इसी खोज किसने किया था? ओएनजीसी ने किया था। भैया खोज हम किए थे, उम्मीद था भारत को कि हमको मिलेगा, लेकिन चीन के चलते, चीन सबसे बड़ा इस समय बाधा है हमारे लिए, और उसी के चलते ये निकल चुका भारत के हाथ से। देखिए इसके बारे में। और ईरान द्वारा एक स्थानीय कंपनी को विशाल गैस क्षेत्र विकसित करने का अनुबंधन दिए जाने के बाद भारत ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा फारस की खाड़ी में खोजे गए फरजाद बी गैस फील्ड को खो दिया है। समझ गए ना? कहाँ गई? फारस की खाड़ी, ईरान के जो बगल में पड़ता है, यहीं पे खोज किया था कौन? ओएनजीसी ने। और लेकिन ये दूसरे कंपनी को दे दिया ईरान, इसीलिए अब यहाँ से हाथ से भारत से निकल चुका है। नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी NIOC ने फारस की खाड़ी में फरजाद बी गैस फील्ड के विकास के लिए पेट्रोपार्स ग्रुप के साथ 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंधन पर हस्ताक्षर कर दिया है। समझ गए? अब इसी के चलते अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती
बढ़ा रहा ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है, लेकिन वो पैसा वापस मिल जाएगा। ये झटका मतलब ऐसे लिख दिया गया, अलग बात है, लेकिन वो पैसा वापस मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस क्षेत्र में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार है, जिसको ओएनजीसी खोजा था। सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की विदेश निवेश शाखा विदेशी लिमिटेड ने 2008 में फारसी अपतटीय अन्वेषण ब्लॉक में एक विशाल, समझ 2008 में ओएनजीसी खोज किया था। अभी तक से ओएनजीसी को आसरा था कि जब ईरान अपना काम पूर्ण कर लेगा तो इस कंपनी पर, इस जगह पर हमको मतलब कि अपना स्वामित्व देगा, मतलब हमारे साथ व्यापार करेगा, लेकिन ऐसा काम ईरान नहीं कर पाया। ओबीएल और उसके सहयोगी ने खोज के विकास में के लिए 11 अरब अमेरिकी डॉलर तक के निवेश किए, पेशकश की थी, जिसके बाद में फजाद भी नाम दिया गया था। ईरान की राजधानी तेहरान, इसकी मुद्रा ईरानी रियाल और इसके राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। ये 3 बात इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये बात जाननी थी इसके लिए, क्योंकि भारत खोज किया था, इसीलिए आज भारत उससे अलग हो चुका है। थोड़ी सी बात के लिए एक मजबूरी में फंसा हुआ भारत, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी लगी। थैंक यू, बाय बाय।